नया IBN 7 हौसला है। बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है दिल्ली। सांस न लें तो मौत और सांस लें तो भी मौत। सच तो यह है कि दिल्ली अब सांस लेने लायक बची ही नहीं। दिल्ली की रिंग रोड पर खांसी क्यों आती है? रिंग रोड यानी दिल्ली की लाइफलाइन, मगर अब यही सड़क दिल्ली की डेथ लाइन साबित हो रही है। वो इसलिए क्योंकि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये सड़क हर मुसाफिर को एक बड़ी बीमारी की सौगात दे रही है। शाम को इंडिया गेट पर मत जाना। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या शाम के वक्त इंडिया गेट पर मौसम का लुत्फ लेना अपने बच्चों को बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि आप दिल्ली की सड़कों पर चलना बंद कर दें, लेकिन हम आपको उस रिपोर्ट से वाकिफ जरूर कराना चाहते हैं जो ये साबित करती है कि दिल्ली का दिन सांस की बीमारी दे सकता है और दिल्ली की रात कैंसर, शहर में जहर। हम बात करेंगे दिल्ली की और देश के दूसरे शहरों की भी। कभी आपने सोचा है कि कई लोगों को, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी साल में कई महीनों तक लगातार खांसी क्यों रहती है, जुकाम क्यों रहता है? क्यों अचानक सड़कों के पास जाकर खांसी बढ़ जाती है? क्यों दिल्ली की सड़कों पर चंद मिनटों की चहलकदमी के बाद ही आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है? इसी तरह का हाल देश के कई और शहरों का भी है। इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, दिल्ली की हवा और साथ ही साथ देश के दूसरे इलाकों की भी हवा, जहां खास तौर पे सबसे ज्यादा चिंता दिल्ली की है। विस्तार से इस पर करेंगे बात। पहले ये रिपोर्ट दिल्ली के बारे में। लंबी चौड़ी सड़कें, सड़कों के बीच हरे भरे पेड़। यूं तो लुटियंस की दिल्ली पर पूरा हिंदुस्तान इतराता है। ये सुनकर दिल को सुकून मिलेगा कि पिछले 17 साल में दिल्ली का ग्रीन एरिया 1.75 से बढ़कर 20.2 तक पहुंच चुका है। मगर ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दिल्ली की फिजा अब सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। दिल्ली की हवाओं में कुछ ऐसे जहर घुल चुके हैं जो रोजाना आपके शरीर को खोखला कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में RSPM यानी वो सूक्ष्म कण जो सांसों के जरिए आपके शरीर तक पहुंचते हैं, उनकी मात्रा पिछले 7 साल में कई गुना बढ़ चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी की हवा में RSPM का आंकड़ा 2007 में 161 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जबकि 2014 तक ये आंकड़ा 316 तक पहुंच चुका है। दिल्ली की हवाओं में घुलता जहर कितना खतरनाक है, इसकी गवाही देते हैं दिल्ली के कई अस्पताल। एम्स में सांस से संबंधित बीमारियों का इलाज कराने वाले मरीजों की गिनती बीते 10 साल में 300% बढ़ चुकी है। 2005 में एम्स की OPD में ऐसे 10,296 मरीज आए थे। 2007 में ये आंकड़ा घटकर 9,519 हुआ, जबकि 2012 में ये गिनती 24,480 तक पहुंच गई और 2014 में ये तादाद पहुंच गई है 37,669 तक। गंदगी और पॉल्यूशन से जो तकलीफ होती है वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को होती है और उन लोगों को होती है जिनको सांस की बीमारी है, जैसे एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या जो लोग जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं दिल की बीमारी की वजह से, या जो फेलियर में हैं, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में हैं, या जो लोग स्टीरॉयड थेरेपी में हैं, जिनका लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो ऐसे लोगों को पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है। दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल टेस्ट इंस्टीट्यूट में तो मरीजों की गिनती बेहिसाब बढ़ चुकी है। 10 साल के दौरान अस्पताल में सांस की गंभीर बीमारियों से जूझने वाले मरीजों का आंकड़ा 79% तक बढ़ चुका है। 2003 में अस्पताल में सांस की गंभीर बीमारी के 2160 मामले सामने आए थे, जबकि 2013 में ये आंकड़ा 3873 पहुंच गया। प्रदूषण का जो सवाल है ये हमारे स्वास्थ्य का सवाल है
और इससे हम सब के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और ये समझ लीजिए, ये बहुत बुरा असर है। आज जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि हर तीसरे बच्चे के जो फेफड़े हैं उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फरमान में राजधानी के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी को अनिवार्य किया था। उस फैसले के बाद दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा में भारी गिरावट भी हुई थी, लेकिन अब हालात पहले से भी बदतर हो चुके हैं। स्थिति बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि जो प्रिकॉशंस या जो मेजर्स इसको रोकने के लिए होने चाहिए थे उस स्तर पर नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट को इस तरह की इमरजेंसी प्लान लागू करके गाड़ियों की तादाद को सड़कों पर कम करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में WHO और ग्रीन पीस जैसी कई संस्थाएं भी ऐसे ही डरावने आंकड़े पेश कर चुकी हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली भारतीय सुरक्षा मानकों के हिसाब से भी 4 गुना ज्यादा प्रदूषित है। WHO तो दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी करार दे चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर हवाओं में इस जहर का असली गुनहगार कौन है? दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए कहीं आप भी तो जिम्मेदार नहीं हैं। दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए आप भी भागीदार बने, और हाँ, बाहर निकलने से पहले एहतियात जरूर बरतें, और अगर कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणय दास के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। प्रदूषण से आपको, आपके परिवार को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे, और इसका इलाज क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मैक्स हॉस्पिटल में फेफड़ों से जुड़े रोगों के सलाहकार डॉक्टर आशीष जैन हमारे साथ हैं। टाउन प्लानर RG गुप्ता हमारे साथ हैं। साथ ही साथ 2 पॉलिसी मेकर्स हमारे साथ हैं। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं, और 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के अध्यक्ष भूरेलाल हमारे साथ हैं, और जानी मानी पर्यावरणविद वंदना शिवा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अगले 1 घंटे हमारे साथ ही रहिए। सबसे पहले डॉक्टर आशीष जैन, आपके पास आना चाहूंगा। आप इंदौर शहर के हैं। जब आप दिल्ली को देखते हैं और देश के दूसरे शहरों को देखते हैं, तो खास तौर पे आप अपने बच्चों के बारे में भी सोचते होंगे। तो बच्चों को किस तरह की बीमारियां इन दिनों हो रही हैं दिल्ली के अंदर, पहले ये बात। इंदौर शहर का नाम लिया। इंदौर शहर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दिल्ली है, तो निश्चित तौर पे वहाँ से जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने में आती है तो यहाँ की हवा का जो टेस्ट है जी, वो ही इतना जहरीला होता है, वो अपने आप में एक चौंका देने वाला चीज़ होती है। तो ये सबसे पहला कोई भी बंदा जो ग्रीनर एरिया से इधर आता है उसको ये महसूस होता है जी। दूसरी बात जो आपने कही है वो है बच्चों में और बड़ों में ये जो पोल्यूशन के रिलेटेड जो चीज़ आती है। हम आए दिन OPD में देख रहे हैं कि सांस से संबंधित बीमारियों से होने वाले मरीजों की संख्याओं में लगातार वृद्धि हो रही है। जिनका अस्थमा अगर सीज़न चेंज के कारण होता था, या एलर्जी जो सीज़न चेंज के कारण होती थी, जो 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाया करती थी, उसको आजकल 3 से 4 हफ्ते लग रहे हैं। और उसका एक बहुत प्रमुख कारण है पोल्यूशन, क्योंकि वो चीज़ों को ठीक होने नहीं देता है। तो आपका COPD बिगड़ता है, आपका अस्थमा बिगड़ता है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स बिगड़ती हैं, और वो जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके ऊपर ये काफ़ी बुरा असर पोल्यूशन डालता है। एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के अध्यक्ष भूरेलाल जी हमारे साथ हैं। भूरेलाल जी, थोड़ा ये बताएं कि दुनिया के दूसरे इलाकों से कंपेयर करते हैं तो दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी है। इसका अर्थ क्या हुआ आम आदमी के लिए? मैं आपका ध्यान 20वीं सदी के अंत की तरफ ले जाना चाहता हूं। स्थिति उस समय भी गंभीर थी, और जैसा आपने बताया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अंतर्गत CNG का इंट्रोडक्शन दिल्ली में हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और CNG से आने से पहले क्या स्थिति थी? लोगों के स्क्रूटम काले निकलते थे, कार काले हो जाते थे, गाड़ियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रक और 3 व्हीलर्स डार्क कार्बन छोड़ती थी, जिससे लोगों की सेहत पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। CNG ने काफ़ी हद तक इसका उपचार किया, और फिर
सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बसें, टैक्सियां और 3 व्हीलर सीएनजी पर हुए जी। इसका एक अच्छा प्रभाव हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई दिल्ली में। अगर हम 20वीं सदी के अंत को देखें जी, तो गाड़ियों की संख्या लगभग 28 लाख थी, जो बढ़कर ऑटोमोबाइल की संख्या अब 75 और 80 लाख के बीच में है। एक जो बात गलत हुई है वो ये कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस में काफी अंतर रहा, लगभग 30 रुपए लीटर प्रति लीटर का फर्क था। लोगों ने डीजल की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। जितनी प्राइवेट कार आई वो सब डीजल पर आई, और डीजल जो है वो कार्सिनोजेनिक है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भी किसी भी प्रकार का डीजल है वो हानिकारक है। इस प्रकार से जो 5-6% डीजल की गाड़ियां 2004-5 में रजिस्टर होती थी प्राइवेट सेक्टर में कारें जी, वो अब 50% से ज्यादा हो रही हैं। इस सब का नतीजा ये हुआ कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया और उसको हम रोकने में सफल नहीं हुए। प्रदूषण और जगह भी है, बीजिंग में भी है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको उसे बर्दाश्त करना चाहिए, ये हमारी सेहत का शत्रु है। जैसा कि अभी बिल्कुल बुरेलाल जी हमारे मेडिकल साथ ही रिपोर्ट रहिए, के अनुसार क्योंकि भी कुछ लोग आज जो मुझे बात कर रहे थे, क्योंकि दिन भर हम मुहिम चला रहे थे ये, और कुछ लोग कह रहे थे कि आप इन रिपोर्ट से क्या डराना चाहते हैं। अब सवाल ये कि अगर दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी दिल्ली है तो यहां डराने की कोशिश नहीं है, लेकिन कितनी ज्यादा चिंता है शायद हम ये सोच नहीं पाते हैं। पर्यावरणविद वंदना शिवा के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बुरेलाल जी एक जो बात बता रहे थे वो आपके स्क्रीन पर लाना चाहता हूं कि कितने व्हीकल्स यहां पर दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली में कैसे लगातार वाहन बढ़ते जा रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर देखिए, हर साल कितने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता है। 3,95,000 व्हीकल 2008 में रजिस्टर हुए। अब देखिए ये संख्या कैसे लगातार बढ़ती जाएगी। 2009 में 4,13,000 व्हीकल्स गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर हुई। 2010 का फिगर आप देखें, 4,85,000 गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर हुई। 2011 में ये फिगर फिर बढ़ जाता है, 5,12,000 से ज्यादा व्हीकल्स दिल्ली में रजिस्टर होते हैं। 2012 में 5,29,000 व्हीकल्स रजिस्टर हुए। 2013 में यह आंकड़ा थोड़ा कम होता है, 4,84,000 के आसपास पहुंचता है, और इस तरह 2014 तक लगभग 8,94,000, माफ कीजिए कितना आ गया, ये 90 लाख के आसपास आ गया है। 90 लाख के आसपास ये फिगर है। आप ये मानिए कि 1 करोड़ व्हीकल्स, 1 करोड़ गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर बहुत जल्दी नजर आने लगेंगी। तो ये स्थिति जब हो, वंदना शिवा आपसे जानना चाहता हूं कि अभी अभी बीजिंग की बात हो रही थी, जिस तरह से वहां कड़े कदम उठाए गए हैं, क्या दिल्ली में भी उठाए जा सकते हैं? क्या मुश्किल है? बिल्कुल उठाए जा सकते हैं। एम्स्टर्डम में देखिए 50% लोग मिनिस्टर से लेके स्कूल टीचर तक साइकिल पे सफर करते हैं जी। इसलिए क्योंकि गाड़ी पे टैक्स इतना है और गाड़ी के पार्किंग पे टैक्स इतना है कि गाड़ी रखना इनकन्वीनियंट है। हमारे देश में उल्टा है, हम ऑटोमोबाइल कंपनीज को टैक्स कंसेशन दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं आओ मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया। एक एक परिवार के पास 5-5 गाड़ियां हैं, और हम अपनी गाय की पूजा करते थे, आज गाड़ियों की पूजा हो रही है। ये जो सांस्कृतिक बदलाव पिछले 20 साल में भारत में आया है, जो ऑटोमोबाइल हावी हो गया है, और ना सरकार और ना इंडिविजुअल सोच रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, उन्हीं के ऊपर वेल बीइंग खत्म होने वाली है, स्वास्थ्य खत्म होने वाला है। ये जो एक होलिस्टिक सोच होनी चाहिए जो भारत में थी, उसको तोड़ा गया है ये मान के कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। अब 1 करोड़ गाड़ियां ग्रोथ तो देंगी, नंबर बिक्री होगा खूब। 5 करोड़ की लंबरगिनी का एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको ग्रोथ गिनना है तो ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रहा है गाड़ी बेच के, पर अगर आपको स्वास्थ्य देखना है तो ग्रोथ नेगेटिव है,
चाइना में स्टडीज हैं कि चाइना के अगर स्वास्थ्य और पर्यावरण को देखा जाए तो आज नेगेटिव ग्रोथ है, वो 10% ग्रोथ पॉजिटिव नहीं है, ये इस एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। और मैं दो और चीज जोड़ना चाहूंगी, ये पोल्यूशन तो जमीन के पास हमारे फेफड़े खराब करती है, बच्चों को आजमा देती है, ये ऊपर जाके यही ग्रीन हाउस गैसेस से मौसम बदलाव होता है, और जो हमारी फसलें इस समय पे जब कटनी चाहिए थी बारिश और ओलों की वजह से तबाह हो गई हैं, वो भारत के स्वास्थ्य से क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ है। और तीसरा इश्यू है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वच्छ भारत अभियान तो शुरू किया, पर स्वच्छता कुछ होती है कि कूड़ा करकट दिख जाता है, कुछ होता है इनविजिबल कूड़ा, और वो इनविजिबल कूड़ा हमारे शरीर में जा रहा है ऑटोमोबाइल से। तो मैं प्रार्थना करूंगी प्राइम मिनिस्टर को कि स्वच्छ भारत अभियान में दिल्ली की हवा को भी स्वच्छ बनाइए और ऐसी नीति बनाइए कि गाड़ी रखना एक पनिशमेंट हो और साइकिल और पैदल चलना एक रिवॉर्ड हो। उसके लिए जो सीलिंग हुई थी कुछ साल पहले, जहां लोगों के कारोबार घर में होते थे, उन सबको बंद करवा दिया गया। हर जगह दुनिया में मिक्स्ड यूज की सिटीज बन रही हैं, जो कि काम और रहना पास हो, जो कि गाड़ियां को इस्तेमाल कम हो। हम उल्टी दौड़ लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया समझ गई है ऑटोमोबाइल्स को कम करना है, हम कह रहे हैं ऑटोमोबाइल्स बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया समझ गई है कि काम और सोना। वंदना जी हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त बीजेपी के नेता वीरेंद्र गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ है। विजयन जी, केंद्र से कुछ नीतियां बनाना बेहद जरूरी है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, साइकिल की हम बात कर रहे हैं। साइकिल को अगर आप दिल्ली में चलाना चाहें तो साइकिल की क्या प्रॉपर लेन्स हैं? मैं आपको एक रियल एग्जांपल बता रहा हूं। मैं और कुछ मित्र हम बाकायदा, हमने सोचा साइकिल पे जाना चाहिए ऑफिस, हमने जाने की कोशिश की, ट्रक इतनी पास से निकले कि हम डर गए कि साइकिल पे जाना बेहतर नहीं है। तो जरूरी है कि इसके लिए प्लानिंग हो। क्या हम देश में उसकी थोड़ी भी प्लानिंग कर रहे हैं? कुछ इस तरह का विचार चल रहा है? आकाश सोनी जी, आपने बहुत सही बात कही है, और यहाँ पर टाउन प्लानर भी बैठे हैं श्री गुप्ता जी। हम सब जानते हैं कि टाउन प्लानिंग कोई एक दिन का काम नहीं है। जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर दिल्ली का होना चाहिए था साइकिल के लिए या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और आज से 50 साल पहले अगर ये सब काम किए जाते, या 40 साल 50 साल पहले किए जाते, मास्टर प्लान जो 1962 में आया उस समय अगर ये सब सोच की जाती, मेट्रो रेलवे जो अब आ रही है ये तब लाई जाती, तो शायद दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड नहीं होती। मैं आपको एक ब्रेकअप देना चाहता हूँ पॉल्यूशन का। देखिए, दिल्ली में पॉल्यूशन 65% पॉल्यूशन व्हीकुलर पॉल्यूशन है, और 15% पॉल्यूशन 3 पावर प्लांट है दिल्ली में जो कोयले से चलते हैं, उसके कारण दिल्ली में 15% पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा डोमेस्टिक पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, और खाली एयर पॉल्यूशन नहीं है, वाटर पॉल्यूशन है। आपकी जानकारी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज में जो यमुना की स्थिति आपके सामने है, और जो यमुना में सीवर का पानी जा रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसका वायलेशन हो रहा है, उसको दिल्ली की सरकार रिव्यू पिटीशन डाल रही है, की तैयारी कर रही है कि ट्रीटमेंट प्लांट जिससे ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा निकालकर डेवलपमेंट को रोका जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हमारे सरकार ने पहले दिन डीपीसीसी का, आपको ध्यान, ऑरेंज इंडस्ट्री में डीपीसीसी के लाइसेंस को की एनओसी को रद्द कर दिया। तो ये बहुत बड़ा काम है हुक्मरानों का कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, व्हीकुलर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया जाए, और एयर पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है दिल्ली में, आज दिल्ली पूरी तरह से एक गैस चैम्बर बनती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ लीड वहां पर ले। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ है। सौरभ, ये बताइए, क्या दिल्ली सरकार का थोड़ा भी ध्यान अभी तक यहाँ पर गया? दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी के अंदर सरकार का ध्यान अभी तक यहाँ गया? कोई भी पॉलिसी आपने पोल्यूशन के बारे में सोचकर अभी तक बनाई है या आगे बनाने का प्लान है? जी, दिल्ली सरकार और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत संजीदा हैं, काफ़ी सीरियस हैं, और ये एक मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करूं। फ़िलहाल गवर्नमेंट की कोशिश ये है, देखिए सीएनजी जैसे कि अभी भूरेलाल जी ने बताया, सीएनजी जब
आई दिल्ली के अंदर और सारे पब्लिक व्हीकल सीएनजी के अंदर कन्वर्ट हुए, उस वक्त एक अच्छा मौका मिला दिल्ली के अंदर। अब क्या करेंगे कम हुआ उस दौरान। मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आया मैं आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ। उस दौरान एक ऐसा वक्त आया जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन बसेस की वजह से बड़ा कोहराम था, गवर्नमेंट को इनको किस कारणों से बंद करना पड़ा, और वो जो गैप क्रिएट हुआ, और मैं उस पर गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, उनकी भी अपनी मजबूरियां थी। पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे आपने कहा और आप वहीं जा रहे हैं। मैं आपसे सोल्यूशन पूछ रहा हूं, मैं आपसे नहीं जानना चाहता कि पिछली सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। आप सरकार में, आपको काम करना है, आप क्या करने का विचार कर रहे हैं ये हमें बताएं। अभी मैं वही बता रहा था आपको। तो जो गैप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर क्रिएट हुआ उसको भरने की कोशिश की गई, बट नहीं हो पाई। अब दोबारा से ये कोशिश है कि इस एक साल के अंदर हम कम से कम 1000 टीटीसी की बसेस प्रोक्योर करें ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा से सुदृढ़ हो। बहुत सारे लोग तो मेट्रो से ट्रैवल करना चाहते हैं मगर ज्यादा हो ताकि लोगों को अपनी अपनी गाड़ियां निकालना ना पड़े। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। हमारे साथ टाउन प्लानर आरजी गुप्ता भी हैं। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा। गुप्ता साहब, लंदन में, वियना में बाकायदा ये किया गया है कि आप सेंट्रल लंदन में जाएं तो आपको इतने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं कि आप 10 बार सोचते हैं कि गाड़ी लेकर जाऊं कि नहीं जाऊं। वियना में आप सेंट्रल एरिया में सिर्फ पैदल जा सकते हैं, क्या दिल्ली में ऐसा किया जा सकता है? मेन वजह क्या है, पिछले 10 साल से हम सिटी प्लानिंग भूल चुके हैं, टाउन प्लानिंग भूल चुके हैं। कैन यू इमेजिन कि दिल्ली के अंदर 70% लोग जो सब स्टैंडर्ड एरिया में जाते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाते हैं, अर्बन विलेज में जाते हैं, सेंसस टाउन्स में जाते हैं, आपके फुटपाथ्स पे जाते हैं। 70% आदमी ऐसे हैं जो कि अनप्लान्ड एरिया में जाते हैं जी। क्यों नहीं प्लान करते हैं? आप कोई जोनल प्लान निकाल कर देखें, इतने गलत जोनल प्लान बने हुए हैं दिल्ली के, आप कोई पढ़ नहीं सकते। कहते हैं ट्रांसपेरेंसी है, अभी ट्रांसपेरेंसी प्लान सही तो हो। यदि आपके प्लान सही है, मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ 5 मेगा सिटीज़ हैं, 5 अमर्जिंग मेगा सिटीज़ हैं एंड 20 आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। उन सब की हालत इतनी ख़राब है क्योंकि प्लानिंग साथ साथ नहीं चलती, नेसेसिटी साथ नहीं चलती। यदि हमारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी का प्लान बन के इम्प्लीमेंट हो जाए, यदि हमारे ट्रंक सर्विसेज पड़ जाएँ, ट्रंक वाटर लाइन ट्रंक सब हो जाएँ, आपके जितने ट्रांसपोर्ट के आपके रोड्स हैं, मेट्रोज हैं, मोनो रेल्स बन जाएँ, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। जब तक हम प्लानिंग पर ध्यान नहीं देंगे, प्लान पे कमेंट्स नहीं मांगेंगे लोगों के, हमारी बात बनने वाली नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हमें मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए। हम देते थे पहले, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। क्यों नहीं प्राइवेट बनते हैं तो अच्छे नहीं बनते हैं, जितने बनते हैं उनको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है क्योंकि अनऑथराइज्ड तरीके से जो लोग रहना शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली राजनीतिक दल उन्हीं को ओके कर देते हैं और उसी का प्रयास भी चल रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे। इस तरह से जब काम होता है, अनप्लान्ड तरीके से काम होता है, तो भुगतते छोटे छोटे बच्चे और हमारे परिवार। दिल्ली की फिजाओं में घुले जहर का सबसे बड़ा असर पड़ रहा है राजधानी के बच्चों पर। एक स्टडी हुई है और कोलकाता के इंस्टीट्यूट ने यह स्टडी की है कि दिल्ली के 11,000 बच्चों पर 3 साल तक रिसर्च करके जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। देखिए। क्या आपके बच्चे को सांस की तकलीफ है? क्या आपका बच्चा जल्दी थक जाता है? क्या आपके दुलारे को खांसी की परेशानी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह सवाल दिल्ली के ज्यादातर घरों से जुड़ा है। ताजा रिपोर्ट की माने तो आपके बच्चे की तकलीफ का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की हवाएं। कोलकाता के चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट ने दिल्ली के स्कूली बच्चों पर एक ऐसा सर्वे किया है जिसकी रिपोर्ट देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। रिपोर्ट के नतीजे देखने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये सर्वे हुआ कैसे। इंस्टीट्यूट ने राजधानी के 36 बड़े स्कूलों के 11,000 बच्चों के साथ 3 साल तक ये रिसर्च की। सर्वे में 4 से 17 साल की उम्र के बच्चों को शामिल किया गया और ये पाया गया कि इन बच्चों में सांस, फेफड़े और ब्लड प्रेशर संबंधी विकार देश की दूसरी जगहों की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा है।
For all industrialization other things, pollution becomes directly responsible. Probably most of the time we think of the other countries where the civilized or maybe the developed countries, the pollution incidence is much more, particularly our neighborhood, we'll find the civilization much more. इस रिपोर्ट में दिल्ली और देश के कई दूसरे हिस्सों में बच्चों की सेहत पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और नतीजे इतने डरावने हैं कि आपको भी अपने दुलारे की फिक्र होने लगेगी। देश के दूसरे इलाकों में जहां करीब 25.7% बच्चों में फेफड़े की तकलीफ पाई गई है, वहीं दिल्ली में करीब 43.5% बच्चे इस तकलीफ से परेशान थे। दूसरे इलाकों में जहां 4% बच्चों की आंखों में जलन की शिकायत थी, तो दिल्ली में यह आंकड़ा 15% तक था। देश के दूसरे इलाकों में जहां 2.7% बच्चों में चिड़चिड़ा स्वभाव मिला, तो दिल्ली में 6.7% बच्चे इसी का शिकार थे। देश के दूसरे इलाकों में जहां 2.5% बच्चों में अस्थमा की शिकायत मिली, तो दिल्ली में यह आंकड़ा 4.6% तक था। बच्चों पे 3-4 तरीके के इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब तक तो हमें ये भी पता है कि एंटीनेटली भी जब बच्चा पैदा भी नहीं होता तब भी उसमें इफ़ेक्ट आते हैं। अब कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें ये पता चला गया है कि ये बच्चों को बिहेवियर डिसऑर्डर्स और अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम्स भी पाए गए हैं अगर हम इनकी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ करें। इंस्टीट्यूट ने दिल्ली के 5,718 स्कूली बच्चों के मेडिकल टेस्ट भी कराए और नतीजे दिल दहलाने वाले थे। 43.5% बच्चों के फेफड़े कमजोर पाए गए, 15% बच्चों ने आंखों में जलन की शिकायत की, 27.4% बच्चों ने लगातार सिर दर्द और 12.9% बच्चों ने जल्द थकान की शिकायत दर्ज कराई। मतलब यह कि घर से स्कूल जाते वक्त, स्कूल से घर लौटते वक्त, दोस्तों के संग खेलते वक्त, हर वक्त आपका बच्चा दिल्ली की उन जहरीली हवाओं से जंग लड़ रहा है। कोलकाता से सौरभ रक्षित के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें नंबर 1 जो आता है स्थान, वो दिल्ली का आता है। तो ये आपके सामने अब देखिए, दुनिया के 10 सबसे पोल्यूटेड शहर नंबर 1 पर, हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर, दिल्ली, देश की राजधानी। दूसरा शहर अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पटना। पटना भारत का दूसरा ऐसा शहर है जो ग्लोबल लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर है ग्वालियर। नंबर 4 पर रायपुर। ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की बात कर रहे हैं हम। नंबर 5 पर जाकर पाकिस्तान का शहर कराची आता है। नंबर 6 पर पेशावर, पाकिस्तान का ही। नंबर 7 पर एक शहर रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान की राजधानी से बिल्कुल लगा हुआ है, इस्लामाबाद से लगा हुआ रावलपिंडी। और ईरान का शहर खुरामाबाद नंबर 8 पर। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में अहमदाबाद नंबर 9 पे आता है। और 10वें नंबर पर भी भारत का ही शहर है। छठा शहर भारत का जो ग्लोबल लिस्ट में नंबर फर्स्ट 10 में है, नंबर 10 पर लखनऊ। अब हम आपको ये बताते हैं कि भारत के कौन से 10 शहर हैं। आप ये देखेंगे कि भारत के कितने सारे प्रमुख शहर इस लिस्ट में आते हैं। सिर्फ एक राहत की बात अगर किसी को है तो वो मुंबई को है। ये आपके सामने आ रहे हैं भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर। नंबर 1 पर दिल्ली, ये हम आपको बता ही चुके हैं। नंबर 2 पर पटना। नंबर 3 पर ग्वालियर। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 4 पर रायपुर। नंबर 5 पर अहमदाबाद। नंबर 6 पर फिरोजाबाद। नंबर 7 पर अमृतसर। नंबर 8 पर कानपुर। नंबर 9 पर आगरा। और भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 10 पर है लुधियाना। भारत के कितने सारे शहरों में हमें प्रदूषण को लेकर बड़े कदम उठाने की जरूरत है, बिल्कुल साफ हो रहा है यहां पर। और ऐसे में अभी मैं पॉलिसी मेकर्स के पास जाना चाहूंगा। विजेंद्र जी अभी एक सीधा सवाल पूछना चाहते हैं सौरभ भारद्वाज जी से, जो कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले विजेंद्र जी, आपका सीधा सवाल सौरभ जी से। मेरा यही सवाल है कि दिल्ली की सरकार
जी मैं दिल्ली के बता देता हूँ, प्रदूषण इनका को सवाल लेकर होगा कि के 2 महीने में सरकार ने क्या सीरियस किया? नहीं है। मैं देखिए, आप इसको इतने नॉन सीरियस मत बनिए भारद्वाज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब आप ऑरेंज इंडस्ट्रीज से डीपीसीसी का एनओसी बंद करते हैं तो मानसिकता सरकार की पता लगती है। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार पार्टी के सदस्य के नाते जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इस सरकार के बारे में, इस सरकार का ने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वाटर पॉल्यूशन को लेकर के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के, उसको रिव्यू के लिए जा रही है, क्योंकि इनका कहना है कि ट्रीटमेंट प्लांट पर हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से ये सरकार पैसा निकाल रही है और जिसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ेगा। दिल्ली में पॉल्यूशन रोकने के लिए सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है। और ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, टीवी पर कह रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसके बाद ये सरकार या भारद्वाज जी या इनके मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी लफाजी करें, कुछ भी झूठ सच करें, जो इस सरकार की आदत है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं सरकार को, विपक्ष के नेता के रूप में एक सच जनता के सामने स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। सौरभ जी, आपका जवाब। जी देखिए, मैं चाहता नहीं था कि इस डिबेट को ये पॉलिटिकल एंगल दें, क्योंकि अच्छी बात थी, पोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। मगर क्योंकि इन्होंने ये बात की तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार क्या कर रही है, मैं ये भी बता देता हूँ। और 8-9 महीने से जब दिल्ली भाजपा के अंदर थी, एमसीडी सेंटर तीनों भाजपा के अंदर थी, उन्होंने क्या किया वो भी सबको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर भी मैं ये बताता हूँ कि आपने जो 10 शहरों की लिस्ट बताई, हम तो अभी 1.5 महीना मात्र हमें हुआ है, 50 दिन हुए आए हुए। मैं आपको बता दूं, जो 10 शहरों की आपने लिस्ट बताई उसमें से पटना, ग्वालियर, रायपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, लुधियाना, सब जगह या तो इनकी 3-4 महीने पहले तक सरकार थी या अभी भी इनकी सरकार है। मगर मैं अब अपनी सरकार का बताता हूँ। देखिए, हमारी सरकार का ये मानना है कि जितना भी पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा व्हीकुलर पोल्यूशन है, जिसको लोग मानते हैं कि कार्स के साथ की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल करना शुरू किया और ज्यादा कुल मिलाकर आपके पास वन लाइनर सोल्यूशन है सौरभ जी, और वो ये कि व्हीकल्स को कम से कम यूज किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज किया जाए। उसके अलावा कुछ है? जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया जाए। उसके लिए डीटीसी 1000 बसेस प्रोक्योर कर रही है। ये आप इसी प्रोग्राम में पहले बोल चुके हैं। कोई और आइडिया हो तो मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है, बीजेपी को भी यहां पर संभलने की जरूरत है। वंदना शिवा, आप 40 साल से लगातार सरकारों को चेताने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार प्रदूषण पर कितना काम अभी तक कर चुकी है? आप 100 में से कितने नंबर दे रहे हैं उनको? मैं तो -10 दूंगी, क्योंकि जितने हमने 70 से चिपको के बाद जितने पर्यावरण कानून खड़े किए हैं, विज्ञान और आंदोलनों के द्वारा एक एक कानून को तोड़ा जा रहा है। ये सरकार हिस्ट्री में जाएगी जो भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है, जिसने धरती के खिलाफ काम कर रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ काम कर रहा है। रोज हमारे पर्यावरण मंत्री यही कहते हैं, मैंने ये और रूल तोड़ दिया, ये और लॉ डिसमेंटल कर दी, ये और रेगुलेशन खत्म कर दी। डेवलपमेंट और ग्रोथ को मिस इंटरप्रेट करके बस गाड़ियों का सेल अगर मानोगे और उसमें स्वास्थ्य नहीं जोड़ोगे और पर्यावरण नहीं जोड़ोगे तो यही होगा। आज 4% बच्चों को आजमा है, कल 50% को होगा। लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के भागेंगे, पर कहीं और जाने की जगह नहीं होगी, क्योंकि वहां भी जमीनें हड़पी जा रही हैं नए जमीन कानून के द्वारा। ये जो बहुत नैरो माइंडेड सोच के साथ ये सरकार काम कर रही है, मैंने तो 40 साल में इस तरह विजेंद्र जी का जवाब ले लें। विजेंद्र जी, क्या आप ऑनेस्टली इस बात को मानेंगे? क्योंकि सौरभ जी की बात से साफ है कि पोल्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट के एजेंडे पर काफी नीचे लग रहा है। इसी तरह से क्या बीजेपी के भी डार्क स्पॉट पर है ये मुद्दा? पूरा जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं। दो बात मैं स्पष्ट कर दूं। पहले तो पिछले 16 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन में नहीं है, ये हम आपको स्पष्ट कर दें। 15 साल कांग्रेस का शासन रहा है और 2 बार पिछले 1 साल पिछले 9 महीने आपके ही थे सर, दिल्ली में सरकार बना चुकी है। सर जो बात आम आदमी पार्टी से कही वो मैं आपको कह रहा हूं कि 10 महीने में क्या आप शुरू कर चुके हैं? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। मैं दूसरा हमारा ये कहना है कि एयर इंडेक्स जो प्रधानमंत्री
उसको लॉन्च करने वाले हैं, देने वाले हैं जी, लॉन्चिंग कर रहे हैं, कल करेंगे या परसों करेंगे, वो आपके सामने सारा शेड्यूल आ जाएगा। और ये सरकार कितनी सीरियस है एयर पॉल्यूशन को लेकर के आप समझ सकते हैं। पहले दिन मोदी सरकार ने इस पर अपना स्पष्ट मत कर दिया था कि एयर स्मार्ट सिटीज का जो फॉर्मूला सरकार लेकर के आई है उसका मुख्य ध्येय ही पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार की वो तमाम नीतियाँ देश में बड़े शहरों में जहाँ प्रदूषण है वहाँ पर प्रदूषण को कैसे रोका जाए उसकी एक साफ तस्वीर जनता के सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री खुद उस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत की सरकार की तरफ से जो प्रयास है, लेकिन जो दिल्ली की सरकार ने पिछले दिनों किया है, डीपीसीसी को ओवर रूल किया है। सौरभ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सौरभ जी तो यहाँ बैठे हैं, मैं तो भूरेलाल जी का इतना सम्मान करता हूँ, वो यहाँ बैठे हैं। जी मैं मुझे लगता है कि जितना काम दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए भूरेलाल जी ने किया है, कम से कम आम आदमी पार्टी सरकार उनको अपना एडवाइजर नियुक्त कर ले भूरेलाल जी को दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के। सौरभ जी जी मैं बिल्कुल भूरेलाल जी की पूरी इज्जत करता हूं और मोदी जी को भी यही सलाह दूंगा कि वो भी किसी अच्छे एडवाइजर को रखे, क्योंकि वो जब भी सभाएं होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, स्कोरिंग के लिए आप जो एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं उससे बेटर होगा कि आप खुद एडवाइस कोई लें। और इसी के लिए मैं भूरेलाल जी के पास जाना चाह रहा हूं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि सरकार इतनी सारी, देखिए हर बार यही बात कही जाती है ना कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से इतने सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे और हमने आते ही वो सारे क्लियर कर दिए। तो ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से जो चीजें रुकी हुई थी आपने एनवायरमेंट को ताक पे रखे वो सारे प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया और उसके लिए आप अपनी कमर थपथपा रहे हैं। तो इसके अंदर अच्छाई कहाँ है? वंदना जी मुझे ब्रेक लेना है, जयंती नटराजन, लेकिन थोड़ा सा आप याद दिलाएं, मैं झगड़े में नहीं पड़ूंगा और इसीलिए मैंने आज भी डिबेट में मैं पॉलिटिशियंस के पास आखिरी में गया था। वंदना जी, क्या क्या पॉलिसी लेवल पे करने की जरूरत है? 1 मिनट आपका। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहती हूं, सरकार रासायनिक खेती बढ़ा रही है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट खेती बढ़ा रही है, उससे मिट्टी मरेगी। अब मिट्टी का हेल्थ मेजर करने से मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी। इसी तरह पुराने शहरों को पोल्यूटेड होने दो और जमीनें लेके किसान से कहो मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और मेजर करूंगा पोल्यूशन को। नीति में आप बदलाव नहीं ला रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो, लॉज और रेगुलेशन को आप तोड़ रहे हैं जिससे पोल्यूशन रोका जा रहा है। मैं इस सरकार से हूं कि डीरेगुलेशन को, एनवायरमेंट डीरेगुलेशन को एक शान झाड़ने की चीज ना माने, पर लोगों के स्वास्थ्य पे आक्रमण माने और इस पॉलिसी को रिविजिट करें कि इतनी मेहनत से जो एनवायरमेंट रेगुलेशन बने हैं कि हमारा पानी जिंदा रहे, हमारी मिट्टी जिंदा रहे, हमारे लोग जिंदा रहे, जीवन को फेंक दिया है अलग और बस डेवलपमेंट 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 का जो नारा है। और आज तक डेफिनेशन नहीं मिली है डेवलपमेंट क्या है। कंक्रीट से डेवलपमेंट नहीं आता, स्वस्थ बच्चों से डेवलपमेंट आता है, अच्छे समाज से डेवलपमेंट आता है। सो बेसिक पॉलिसी रीओरिएंटेशन की जरूरत है और पॉलिसी में नहीं बदलाव आ रहा है। एंड में कितने बीमार हैं उसका मेजरमेंट का और अनाउंस हो रहे हैं, उससे बदलाव नहीं आएगा। वंदना जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं। अगर अपने बच्चों की चिंता है, परिवार की चिंता है, तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर पर्यावरण पर चेतना भी बढ़ाइए और दबाव भी सरकारों पर बढ़ाइए। हम ये सारी बात इसीलिए कर रहे हैं कि मोदी सरकार 1-2 दिन के अंदर नेशनल इंडेक्स ऑन पोल्यूशन ला रही है। उससे पहले सरकार पर हम और दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार प्रदूषण को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव करे। इसीलिए सरकार के पास सवाल लेकर भी हम गए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से खास बातचीत की IBN 7 संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने और पूछा कि सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। बड़ा अहम मुद्दा है जो दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर, उससे स्वास्थ्य पे जैसे अस्थमा से लेकर तमाम बीमारियां, ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारियां हो रही हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इससे अवगत है? इस बात को लेकर दिल्ली की चिंता है? स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात से अवगत है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की समस्याएं स्वास्थ्य मंत्रालय के कारण नहीं होती, बीमारियां अन्य कारणों से लगती हैं। पानी, भोजन, वायु, पर्यावरण, परिस्थितियां, ये सारी चीज़ें
कार्य में के कारण ही स्वास्थ्य विभाग पर स्वास्थ्य किसी के भी मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसलिए हमने कोशिश की है कि हम इन सभी विभागों के साथ बैठ करके एक इस तरीके की योजना बनाएं, पर्यावरण के साथ बैठ करके पर्यावरण के विषयों को चर्चा करें, पानी विभाग के साथ बैठ करके स्वच्छ पानी की व्यवस्था की दृष्टि से बातचीत हो। उसी तो आप जेपी नड्डा जी को भी सुन रहे थे। भूरेलाल जी, आप ये बताएं कि आप तो रेगुलर तौर पर बात करते रहे होंगे पॉलिसी मेकर से, क्या कई बार आपको लगता है कि जितनी अवेयरनेस एमपीज के अंदर, मंत्रियों के अंदर, सबके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, खास तौर पर ये देखते हुए कि सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है, कितनी चिंताजनक है पूरे भारत के अंदर और खास तौर पे देश की राजधानी में? क्या कहना चाहेंगे आप सीधे सीधे मोदी जी से? मैं ये नहीं समझता हूं कि जितनी गंभीरता से इस विषय को लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। समस्या का समाधान दो स्थानों से मिल सकता है। एक है व्हीकल टेक्नोलॉजी, दूसरा क्वालिटी ऑफ फ्यूल। व्हीकल टेक्नोलॉजी हमारे को भारत स्टेज 6 की चाहिए अब, और फ्यूल क्वालिटी भी भारत स्टेज 6 की चाहिए। अभी भारत स्टेज 4 का जो फ्यूल क्वालिटी है वो नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ भारत में 2016 में अप्रैल महीना तक प्राप्त हो जाएगा। 2017 तक सारा भारत स्टेज 4 पर आ जाएगा। लेकिन व्हीकल टेक्नोलॉजी अभी पीछे है। ट्रक वो भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2 पर अभी चल रहे हैं जी। रात में आप देखिए करीबन 80,000 ट्रक दिल्ली से गुजरता है जो ब्लैक कार्बन एमिट करता हुआ जाता है। नॉन डेस्टिन व्हीकल्स को दिल्ली से ना गुजरने दिया जाए। ठीक है। अगर हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भारत स्टेज 6 का तेल और भारत स्टेज 6 की व्हीकल टेक्नोलॉजी देंगे तो प्रदूषण स्तर में पर्याप्त कमी आएगी। ठीक है, मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास भी 30 सेकंड के लिए जा रहा हूं। डॉक्टर आशीष जैन, इमीडिएटली क्या क्या चीजें करने की जरूरत है? आप प्रधानमंत्री को क्या बातें कहना चाहेंगे? जी जी, बुरे पूरे कीजिए बात। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना चाहता हूं। 1 2 3 4 जी बोले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिलायबल, डिपेंडेबल और एफिशिएंट होना चाहिए। देश में एक पार्किंग पॉलिसी होनी चाहिए। सड़कों पर पार्किंग आप कर रहे हैं, बाकी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं जहां पार्किंग उपलब्ध भी है, जैसे कमला मार्केट में, सरोजिनी नगर में मल्टी लेवल पार्किंग है, लोग बाग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बननी है वो जून 2009 तक बनकर तैयार होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं बनी है। दिल्ली को ये आउटसाइडर ट्रक। भूरेलाल जी, अगले 2-3 दिन में वापस बात करेंगे, ये विषय लंबा है। मेरे पास समय लगभग समाप्त हो गया। आखिरी 30 सेकंड डॉक्टर आशीष जैन, क्योंकि बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता हम सबको है। ये बात सही है। प्रदूषण एक ऐसी परेशानी है जिसका कि हमारे ऊपर, सभी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, पर ये परेशानी ऐसी है जिस पे कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारे कारण नहीं हो रही है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इमीडिएट सॉल्यूशन, ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हैं कि वेहिकुलर कंजेशन कम करें, बट क्या हम ट्रैफिक कंजेशन कम नहीं कर सकते हैं? क्या हम रेड लाइट्स को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं? क्या हम सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ियां और सड़क के किनारे लगे हुए खोमचों को हम नहीं हटा सकते हैं? जिससे बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया है। कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म, बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन अभी जितनी गंभीरता से इस विषय को लिया जाना चाहिए अभी तक सरकारें नहीं ले रही हैं। मोदी जी क्या नई चीजें लेकर आते हैं इस पर नजर हम सबकी होगी।